गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में संचयन भाग 1 से पढ़ रहे थे और हमने कल्लू कुमार की उर्णाकोटी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हम आधा पढ़कर समझ गए हैं। तो आज हम कल्लू कुमार की उर्णाकोटी में पेज नंबर 22 पेज नंबर 22 पढ़ेंगे। पेज नंबर 22 देखते हैं। हम अपनी पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे इस वीडियो के साथ साथ, तो हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पेज नंबर 20 और 21 पढ़कर समझ चुके हैं, तो आज हम 22 देखते हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ आप अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाइए, तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमें समझने में कोई मुसीबत नहीं होगी, हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो हम देखते हैं। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अपनी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। भोजन के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती है। गैरतलाब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारी में से थे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भारत में मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने, जो भारत की मुख्य धारा में आई थी, जो मुंहजोर और दिखावेबाज की संस्कृति में त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। तो इनमें भोजन के बाद उन्होंने हेमंत कुमार से मिला, जो हेमंत कुमार जमजातिया से एक गीत सुनने का अनुरोध भी लेखक ने किया। उन्होंने अपनी धरती पर क्या है कुमार जमजातिया से लेखक एक गीत सुनने की फरमाइश की और कुमार जमजातिया ने अनुरोध करने पर, लेखक के अनुरोध करने पर एक गीत सुनाया और उन्होंने ऐसा गीत गाया कि अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, यानी कि अपनी धरती पर बहती हुई नदियों के बारे में, ताजगी भरी हवाओं के और शांति का एक गीत गाया। और त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती है। इससे पता चल रहा है लेखकों की त्रिपुरा में संगीत की बहुत अच्छी जोर है। गैरतलाब ही है कि बॉलीवुड से सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही थे और दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक माने जाते थे। तो टिली यामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। तो लेखक कहते हैं कि जब त्रिपुरा गए हुए थे तो टिली यामुरा शहर है त्रिपुरा में, तो वहाँ के वार्ड नंबर 3 में उनकी मुलाकात गायक मंजू ऋषिदास से हुई थी। गायक है जिनका नाम मंजू ऋषिदास है, उनसे लेखक की परिचय हुई। तो ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषता यह है कि थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम में भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इनकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। यानी कि जो मंजू ऋषिदास से लेखक की मुलाकात हुई, तो ये थे टिली यामुरा शहर की वार्ड नंबर 3 में रहने वाली। तो ऋषिदास का अर्थ यहाँ मोची का एक समुदाय बताया गया है।
लेकिन इनका काम क्या होता है, मोचियों का हमें पता है कि जूते बनाना, जूते सिलाई करना। लेकिन इनके अलावा इनका अलग एक काम था जो वाद्य यंत्रों, जिसमें थाप वाले वाद्य यंत्र यानी कि जैसे तबला और ढोल का निर्माण भी इन्हों या मरम्मत का काम भी ये करते थे। तो मंजू ऋषिदास के बारे में लेखक कहते हैं कि ये आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत भी थी, जो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व यानी कि देखभाल करती थी। और ये निरक्षर यानी कि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इन्हें सब कुछ का ज्ञान था और वहाँ पर जो स्वच्छ पेयजल था उसके बारे में भी इन्हें अच्छी तरह से पूरी जानकारी थी। तो नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुँचाने और उनकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। तो जो मंजू ऋषिदास है वो गायिका भी थी। तो लेखक कहते हैं कि 2 गीत उन्होंने भी गाया, यानी कि मंजू ऋषिदास ने गाया। और उसमें जब गा रही थी तो उनके जो पति ने शामिल होने की, इन गानों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं, जो लेखक कह रहे हैं कि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। तो गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चार बनाकर ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। तो त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टेलियामुरा ही है। तो लेखक बता रहे हैं कि त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव यानी कि अंतिम, जब त्रिपुरा में प्रवेश करते हैं तो उनका जो अंतिम हिस्सा है तो वह है टेलियामुरा। तो यह जगह का नाम है टेलियामुरा, जो त्रिपुरा में पाया जाता है, त्रिपुरा का जगह है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मन्नू तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दे, थोड़ी ना नुकुर के बाद। इसके लिए तथा और भी ये बात है कि उनकी शर्त भी थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन की सीआरपीएफ की हथियार बंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करनी होगी। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। तो यहाँ बता रहे हैं कि काफिला दिन में 11 बजे के आसपास वहाँ चलना शुरू हुआ। तो और वहाँ जब चल रहे तो ये अंतिम छोर, त्रिपुरा का अंतिम छोर था। तो सबसे अंतिम छोर ये टेलियामुरा ही है, जो कि क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर तक ये है, और जिसमें ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा बल के लगे हुए हैं, क्योंकि यह बॉर्डर था। तो और इसको घेरीबंदी करके लगे हुए थे। तो लेखक इन सीआरपीएफ से बातें किए तो उन्होंने ही कहा कि एक शर्त पर उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा, यानी कि हथियारबंद गाड़ी है उसी में ही उन्हें चलना होगा, कैमरामैन को और लेखक को। तो यह काम हमें अपने जोखिम पर करनी होगी, और जो वे काम करने जा रहे हैं उन्हें उस काम को अपने जोखिम में डालकर ही करना पड़ेगा। काफिला 3 दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ, और लेखक कहते हैं कि मैं अपनी शूटिंग में काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक
डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादन रखे दो पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोही द्वारा मारा डाला गया था, उसने कहा। मेरी रीढ़ में एक झुर्री झुर्री सी दौड़ गई। मन्नू तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। तो जो लेखक जहाँ त्रिपुरा के अंतिम छोर पहुँच गए थे, टेलियामुरा, तो वहाँ अंतिम छोर है तो बॉर्डर हो गया, तो वहाँ पर सीआरपीएफ थे। तो उनसे बातें करने पर उन्होंने अपने गाड़ी में ही कैमरेमैन को और हथियारबंद जो गाड़ी है उसमें कैमरेमैन और लेखक को लेने के लिए उन्होंने सोचा और उन्हें यही कहा कि आप लोगों को अपना जोखिम पर ही ये काम करना पड़ेगा। तो ये सुबह काफिले 11 बजे आसपास चलना शुरू किए थे और अपनी शूटिंग के काम में वे व्यस्त हो गए थे, इसलिए उन्हें कोई भी डर या की गुंजाइश नहीं थी। वे आसानी से अच्छी तरह से अपना काम कर रहे थे। और वहीं पर जहाँ पर शूटिंग के लिए गए थे वहीं पर एक जवान को मार डाल दिया गया था, यानी कि विद्रोही द्वारा, जो विद्रोही थे तो उनके द्वारा वहाँ मार डाला गया था। और उसने यही बताया था कि रीढ़ में एक झुर्री झुर्री सी दौड़ गई थी, यानी कि जब वो बता रहे थे कि यहाँ पर इस तरह का घटना हुई थी, उस समय लेखक के रीढ़ की हड्डी में क्या एक डर की भावना हो जाती है। कुछ चीज़ें हम सुनते हैं तो अपने अंदर में एक डर समा जाती है। वैसे ही जब लेखक सुना कि वहाँ पर एक विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया है एक सिपाही, तो लेखक की रीढ़ की हड्डी झुर्री झुर्री से दौड़ गई, यानी कि सनसनाहट होने लगी। मन्नू तक की अपनी शेष यात्रा, यानी कि यह सोचने लगा कि शेष यात्रा में लेखक यह ख्याल अपने दिल में निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। तो लेखक यही सोचते हैं कि इतना सुंदर जंगल है, इन घनघोर जंगल चारों तरफ से हमारी ओर छाई हुई है, तो हो सकता है कि कोई बंदूक ताने हमारी ओर तो नहीं है। तो ये सोच लेखक यही सोचते हैं और डर भी जाते हैं जब लेखक शूटिंग के लिए गए हुए थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, तो हम अपनी अगली कक्षा में और आगे पढ़ेंगे और आगे हम आगे का जानेंगे।